हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल के प्रकरण 3 के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग देख चुके थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया गया है। तो प्रकरण 1 है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 है अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 है देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 है फुटकल रचनाएं। तो अभी तक हम लोग इनमें से प्रकरण 1 और प्रकरण 2 यानी अपभ्रंश काव्य इन दो को पढ़ चुके थे। तो जिसने अभी तक ये दो वीडियो नहीं देखे हैं या तो आई बटन पे क्लिक करके अभी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आचार्य शुक्ल की किताब की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी बात कि इस प्रकरण में भी हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही कवर करेंगे, क्योंकि ये प्रकरण भी बड़ा है और जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो सीधे आप तक पहुँचे। तो प्रकरण 3 यानी देशभाषा काव्य। तो आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है वो इसी प्रकरण के बेसिस पे रखा है। यानी इस प्रकरण में हम लोग जो भी रचनाएं देखने वाले हैं वो संवत 1050 से 1375 के बीच की होंगी। तो इसी के बेसिस पे आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देवरासु और पृथ्वीराज रासु आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो बीसल देवरासु और पृथ्वीराज रासु मिलते हैं उन्हें आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं, संदिग्ध मानते हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है उस पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता कहने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पय में। तो ये आचार्य शुक्ल का इम्पोर्टेंट कथन है कि राजसभाओं में जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि के विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के जो पद थे उन्हें किस छंद में यानी छप्पय में कहा जाता था। तो इसको नोट कर लें। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत होता था। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो रचनाएं पहले के कवि अपने उत्तराधिकारियों के पास छोड़ जाते थे उनमें समय समय पे बहुत कुछ फेरबदल हो जाता था। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया है। तो आचार्य शुक्ल जी बताया ना कि वीरगाथा काल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो भट्टाचारण थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा और वीरगाथा भरी जो रचनाएं करते थे, इसी वजह से इस काल को वीरगाथा काल कहा गया है। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे।
लड़ाई किसी आवश्यकता बस नहीं होती थी, कभी कभी तो सौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का उदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। तो आचार्य शुक्ल का ये कथन महत्वपूर्ण है कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह कौन सा समय था? वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। यानी अधिकतर राजा आपस में बिना वजह ही लड़ते रहते थे, और वीरता के गौरव का समय था। इसीलिए इसमें आपको वीरगाथात्मक रचनाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। महमूद गजनबी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनबी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था, और वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों, तवारीख मतलब होता है इतिहास, तो इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर, यानी सांभर का चौहान राजा दुर्लभ राजद्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र आड़ोराज या आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर पहुंची जहां अब आना सागर है। आड़ोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां आड़ोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया, जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र बीसल देव, यानी यहाँ पे बीसल देव का जिक्र हो रहा है, तो बीसल देव किसके पुत्र थे? आना यानी आड़ोराज के। आना के पुत्र बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, इनका जो असली नाम था विग्रहराज था, और जो उपनाम था वो बीसल देव था। विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली के अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1447 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौल पर धावा किया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों को अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे, जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे रणथंभौर के महाराज हम्मीर देव, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरता था, वही सम्मान पाता था। यानी बता रहे हैं कि राजा भोज की सभा में जो खड़े होकर राजा की दानशीलता का बखान करते थे, उन कवियों का भी समय बीत चुका था, और इसके अलावा भी सिर्फ उन्हीं का सम्मान होता था जो रण क्षेत्रों में जाकर वीरों का उत्साह बढ़ाते थे या फिर किसी राजा के पराक्रम विजय का अत्युक्तपूर्ण आलाप करते थे। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दो रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो वीरगाथा है इसको हम किस किस रूप में पाते हैं, मुक्तक में भी पाते हैं और प्रबंध के रूप में भी पाते हैं। फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप से प्रधान रस वीर ही रहता था।
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन वीर गाथात्मक रचनाओं में जो प्रधान रस था वो क्या था? प्रधान रस तो वीर ही था, पर जो गौड़ था वो श्रृंगार था, यानी श्रृंगार का भी इसमें मिश्रण रहता था, पर सिर्फ गौड़ रूप से। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। यानी ये तो सदियों से चला आया है कि कहीं भी युद्ध हो उसका कारण किसी न किसी स्त्री को ही बता दिया जाता था। तो वहाँ वही यहाँ भी हो रहा है कि किसी रूपवती स्त्री की कहानी को कल्पित करके उसको युद्ध का कारण बता दिया जाता था। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटना की बहुत अधिक योजना रहती थी। वीर गाथाएं दो रूप में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। तो ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और दूसरा वीर गीत यानी बैलेट्स इनके रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो इसको नोट कर लेंगे और इसके साथ ही इस कथन को भी नोट कर लेंगे। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। तो ये भी पूछ लेता है कि वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक, तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन में पृथ्वीराज रासो कर देते हैं, जबकि इसका सही उत्तर है बीसल देव रासो। जो सबसे प्राचीन साहित्यिक प्रबंध मिलता है वो है पृथ्वीराज रासो, बल्कि सबसे प्राचीन वीर गीत के रूप में जो पुस्तक मिलती है वो उसका नाम है बीसल देव रासो। तो ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे ध्यान से, क्या पता पेपर में वही पूछ ले। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई 100 वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर बीरकाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते हुए रासो हो गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। कई सारे विद्वान उसको रहस्य से मानते हैं, अन्य अन्य शब्दों से मानते हैं, पर आचार्य शुक्ल उसको रसायन से मानते हैं। क्यों? क्योंकि बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः आचार्य शुक्ल की समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे पहला ग्रंथ जो देशभाषा काव्य में पढ़ेंगे, खुमान रासो। तो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज यानी बाप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक शासन किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। तो यहाँ पे प्रचलित है कि दलपत विजय ने ही खुमान रासो लिखा था, पर आगे शुक्ल जी इसको थोड़ा संदेहास्पद मानते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन है। कालभोज बाप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। तो ये वंश परंपरा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। कालभोज का समय विक्रम संवत 790 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भरतपट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। तो पहला जो खुमान था उसका समय था विक्रम संवत 810 से 865। खुमान दूसरा उसका था 870 से 900 और खुमान तीसरा
उसका था विक्रम संवत 965 से 990। तो इसमें जो गौर करने वाली बात यह है कि जो जो खुम्मान रासो रचना है या जो चलता है उसमें वो किसकी कथा है, वो खुम्मान द्वितीय की, यानी द्वितीय खुम्मान के ऊपर ही खुम्मान रासो लिखा गया था। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। उस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमान रहा होगा और उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। तो यहाँ पे याद रखना है कि द्वितीय खुमान जो अभी हम लोग पीछे देख रहे थे, उसी के आधार पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञातनामा भाट ने खुमान रासो नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। अब यहाँ पे आ जाता है दूसरा ग्रंथ बीसल देव रासो। तो नरपति नाहल कवि विग्रहराज चतुर्थ, यानी इनका उपनाम था बीसल देव, उनका समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 प्रश्नों का ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। तो अभी हम लोग इसको देख चुके थे कि वीर गीत के रूप में प्राप्त होने वाला सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, बीसल देव रासो। तो ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया है, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभी शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। तो इसमें 1272 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके समय के लिए, और नरपति नाल ने और रसायन, इसी शब्द को लेकर आचार्य शुक्ल रासों की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनको आप नोट कर लें। 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212। 72 शब्द बरहोत्तर या द्वादशोत्तर का रूपांतर है। अतः 1272 का अर्थ है द्वादशोत्तर 12 से, अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे वह बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। बीसल देव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। तो ये चारों खंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सामर के बीसल देव का विवाह होना। खंड 2, बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। और खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो ये चारों खंड इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि खंड 1 की कथा क्या है, खंड 2 की कथा क्या है, यानी ये आपको मिलान में भी पूछ सकता है। इसको आराम से नोट कर सकते हैं। दिए हुए संबंध के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसलदेव के बहुत पीछे की जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। तो ये इंपॉर्टेंट कथन आ जाता है फिर शुक्ल जी का कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। यानी इसमें सिर्फ घटनाएं, 2 ही घटनाएं हैं, बाकी इसमें पूरा वर्णन किया गया है। और 2 घटनाएं कौन कौन सी हैं, बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है।
अथवा यह हो सकता है कि धार के परमाणु की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर कवि ने उसको केवल यह उपाधि सूचक नाम ही दिया हो, असली नाम ना दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचरज, कवि कालिदास। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ कहानी है जो आपको एक बार अपनी बुक से भी रीड करनी है। आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इतना एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा पहले कह आए थे, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक, यानी ये ललित विग्रहराज नाटक किसका था? बीसल देव के राजकवि सोमदेव ने का लिखा हुआ था ललित विग्रहराज नाटक, जो संस्कृत में था, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस बीसलदेव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का, श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूट कर विदेश जाने का, प्रोसित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव जैसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। ये कथन इम्पोर्टेंट है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। ये पूछा जाता है कि शुक्ल जी किस रचना के लिए बोलते हैं, तो ये बीसलदेव रासो के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसकी भाषा साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सूकई छह यानी सूखता है, पाटड़ थी पाटन से, भोज तड़ा यानी भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का अवश्य अवश्य मिलता है, वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। तो साहित्य की सामान्य भाषा कौन सी थी? हिंदी, जो जिसे पिंगल कहते थे। बीसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रचित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर जोड़कर, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, आगे चलते हैं। इसमें आए हुए कुछ फारसी अरबी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो या तजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये सब पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पलाण्यो ताजदीन खुरसाड़ा चढ़ चाल्यो गोंड, यानी कि इसमें पता चलता है कि बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी थे। तो इसकी वजह से इस रचना में फारसी, अरबी या तुर्की शब्द भी हैं। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। यह नरपत नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपूताने के एक भाट का अपनी राजधानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ को मांडवो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी,
जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। और अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। तो ये इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है। यहाँ पे हमें डिंगल और पिंगल भाषा के बारे में जानकारी मिल रही है कि सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हो चुकी थी जो चारणों में पिंगल भाषा कहलाती थी। और इसके अलावा अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो थी उसको क्या कहते थे, डिंगल। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें पूछ सकता है कि पिंगल भाषा किस किस के योग से बनी थी और डिंगल भाषा किस किस के योग से बनी थी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। तो ये पूछ सकता है कि भले ही वीर गीत की परंपरा की पहली रचना है बीसल देव रासो, लेकिन इसमें प्रधानता किस चीज की है? तो इसमें प्रधानता श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बीसल देव के कुछ पद्य देखिए, ये पद्य हम लोग के इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इन्हें स्किप कर सकते हैं। और इसमें से सिर्फ ये एक पंक्ति है जो पूछी जाती है, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तुमो मेलसी चित्त विसारी। तो ये पंक्ति बीसल देव रासो के नाम से कई बार पूछी गई है। इस पंक्ति को हम लोग नोट कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है पृथ्वीराज रासो, यानी चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। तो शुक्ल जी ने जो चंद्रवरदाई का समय दिया है संवत 1225 से 1249। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर सकते हैं कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू महान सम्राट पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जात के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वज की भूमि पंजाब थी जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संस्कार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। यानी ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो सकते हैं, जिस तरीके से शुक्ल जी ने इनका बखान किया है। इन्हें जालधरी देवी के इष्ट था, यानी कि जालधरी देवी का इन्हें वरदान था, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय, सर्ग या अध्याय हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर सकते हैं कि 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है जिसमें कितने समय है? 69। ये पूछ लेता है, समय या सर्ग। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंद का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद हैं कवित्त या छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। तो ये मुख्य छंद हैं। बाकी इसमें कई सारे छंद इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाढ़ के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहड़ द्वारा पूर्ण किया जाना कहा गया है। तो रासो को पूर्ण किसने किया है? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहड़ के हाथों में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। तो पुस्तक जलहड़ हत दय चलि ग्रज्जन नृपकाज। तो ये इंपॉर्टेंट है पंक्ति कि पुस्तक जलहड़ को हाथ देकर चंद्रवरदाई गजनी गए अपने राजा के काम से। यानी कि जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया तब चंद्रवरदाई अपनी पृथ्वीराज रासो को जलहड़ को देके गजनी चले गए। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहान के अजमेर में राजस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान तथा राजा सोमेश्वर के पुत्र और आड़ोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर या तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ
और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। आनंदपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपने कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आया। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी थी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के एक महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए, यानी उसका अपहरण कर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशल पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में उनका सारा समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ राज तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शाहबुद्दीन चढ़ाया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कभी चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाढ़ चलाकर शाहबुद्दीन गोरी को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। तो यानी यहाँ तक कि इस कहानी में ये था कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता के साथ विवाह किया और उसका अपहरण करके उसको दिल्ली ले आए, जिसकी वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में इतने सारे युद्ध हुए और जिससे इनकी शक्तियां छीड़ होती गईं। और यही अवसर देखकर शाहबुद्दीन ने इन पर हमला किया, कई बार हमला किया और अंततः पृथ्वीराज को हराकर उन्हें कैद लेकर गजनी चला गया। और इसके बाद की जो प्रचलित है कि चंद्रवरदाई इसके बाद पीछे गए और उन्होंने पृथ्वीराज को जो राजा की दूरी बताई और जिससे कि पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाढ़ द्वारा शाहबुद्दीन को मार दिया था और उसके बाद अंत में दोनों एक दूसरे को मार के मर गए। तो यहाँ तक सिर्फ ये कहानी थी, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। शाहबुद्दीन और पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शाहबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शाहबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शाहबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शाहबुद्दीन गोरी ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संबतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं सदी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया गया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि चंगेज और तैमूर पृथ्वीराज के समय के बाद के शासक हुए हैं और जब इस पृथ्वीराज रासों में इनका नाम आता है तो इससे संदेह बढ़ जाता है कि ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है या इसको 16वीं शताब्दी में या बाद में किसी ने लिखा है। यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसको कल्पित मांगते हैं, यानी कि इनका नाम अभी आएगा कि पृथ्वीराज रासों को कौन प्रामाणिक मानता है और कौन अप्रामाणिक मानता है। पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जयानक का है संस्कृत में पृथ्वीराज विजय, ये एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिला है। उसमें दिए हुए संबत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य
आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा आनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं उल्लेख नहीं है। मतलब कि जयानक ने जो पृथ्वीराज विजय लिखा है और उसमें जो घटनाएं और संबंध दिए हैं उसके हिसाब से इस पे संदेह बढ़ जाता है कि जितनी भी इसमें घटनाएं बताई गई हैं वो सब संदेहास्पद हो जाती हैं। और चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संबंध मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संबंध ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमादिदेव महोबे के राजा परमाल, यानी परमाल जो थे उनका ही नाम था परमादिदेव, के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। तो इसमें यहाँ पे पृथ्वीराज, जयचंद और इन परमाल या परमादिदेव के शिलालेखों की बात हो रही है कि इनके कितने शिलालेख मिले। ये एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम बस नॉर्मली रीड कर लेंगे। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में। इसका मतलब है कि ये 4 और 12 ये शिलालेखों की संख्या है। और परमादिदेव के 6 जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमादिदेव के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी यानी विक्रम संवत 1248 या सन में देखेंगे तो सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा। एकादश से पंचदय विक्रम साग अनंत टिहि रिपुजय पुरहरन के भय पृथ्वीराज नरेंद्र। तो और विक्रम साग अनंत का अर्थ किया अ यानी शून्य और नंद 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संबंध में से कुछ निकालकर संबंध लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी यह विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संबंध में 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संबंध दिए हैं उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया है उसमें अनंत के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा भी मिलता है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, तो ये भी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बात संबंधी तक नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो ये शुक्ल जी का कथन है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। यानी शुक्ल जी यहाँ पे मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो है वो जाली ग्रंथ है, और शुरू में ही हम लोग देख चुके थे कि आचार्य शुक्ल इसको संदिग्ध मानते हैं।
रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में श्लोक आया है। श्लोक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है वह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने किया है। तो ये चंद्रक कवि अलग है, इसको चंद्रवरदाई ना समझा जाए, जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। यह अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद्र नाम का कोई कवि भट्ट रहा होगा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंग तैयार होता गया उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है पृथ्वीराज रासो के विषय में। शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कथन को नोट कर लेंगे। दोहों की और कुछ कुछ कवित्तों छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारात शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूप में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं की भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस बागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया था और पहले सोमेश्वर का दरबारी, पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम जाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उनसे उन्हें चंद का वंशवच प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पे चंद्रवरदाई का बहुत लंबा चौड़ा वंश वृक्ष दिया गया है, जो कि हम लोगों की या एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाहें तो उसको बुक से एक बार देख सकते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज आभोर में जा बसे और चौथे जल का वंश नागौर में चला गया। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है, तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है, वह पद यह है। ये पद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखने की ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की पंच परंपरा में बताया, उक्त पद में उन्हें गुड़चंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रास नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी, वह और भी उटपटांग और रद्दी है।
पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए दिए जाते हैं। तो ये पद्य इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, इसमें जो पंक्तियां इम्पोर्टेंट हैं या जो पूछी गई हैं हम लोग उन पे फोकस करेंगे। तो ये पहली पंक्ति इम्पोर्टेंट हो जाती है थोड़ी, क्योंकि इसको कभी कभी देखा है कि ये पूछा गया है। मनहु कला ससबान कला 1600 बन्नी बाल बैस ससिता समीम अमृत रस पन्नी। और आगे देखते हैं, ये पूरी पंक्तियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें से एक ये इसको भी पूछा जाता है कि बज्जी घोर निशान रान चौहान चहोदिस सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र थिस। तो इन जो भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं उनको नोट कर लेंगे, बाकी इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। अधिकतर चीजें एग्जाम की दृष्टि से खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका मन हो तो उसको किताब से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे पृथ्वीराज रासो खत्म हो जाता है और अब आता है अगला जिक्र भट्ट केदार और मधुकर कवि का। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भट्ट केदार और मधुकर कवि। इनका समय है संवत 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। तो किसका गुण गाया है भट्ट केदार ने? जयचंद का। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। तो भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा। तो ये पूछ लिया जाता है कि भट्ट केदार ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जयचंद प्रकाश, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जयमयंक जसचंद्र का नाम का एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा है। तो जयमयंक जसचंद्र का किसका हो जाता है? मधुकर कवि का। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत राठौड़ी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राजपुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ से उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों या राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। तो चौहानों की राजधानी दिल्ली थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमर्दिदेव या परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में, दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। तो यहाँ पे इनका जिक्र खत्म हो जाता है। अब आता है नंबर 6 जगनिक। इनका समय था संवत 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल या उदय सिंह के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सरप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों में गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात के मौसम में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलहैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरिस ल कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति हो जाती है किसकी? आलाखंड या परमाल रासो की, कि 12 वर्ष तक कुत्ते जीते हैं और 13 वर्ष तक सियार जीते हैं और 18 वर्ष तक छत्री जीते हैं, उसके आगे जीवन को धिक्कार है। ऐसा ये परमाल रासो में जगनिक ने लिखा है। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में पर अधिक परिवर्तन होता गया। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक किरिच देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए और बराबर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका लिखित रूप नहीं प्राप्त था, लोग गा रहे हैं मौके के, तो इसमें
कई लोगों ने अपने अपने स्तर पे उसमें नया नया जोड़ दिया, जैसे कि नए नए अस्त्रों के नाम और नई जातियों के नाम, काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन होता चला गया है। और इसके अलावा इसको नोट कर लेंगे और इस पंक्ति को भी नोट कर लेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। तो हम इसको थोड़ा देख लेंगे कि ये कथन बन सकता है यहाँ पे कि आचार्य शुक्ल किस पुस्तक के लिए कह रहे हैं कि यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए रचा गया, इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता के ही बीच इसकी गूंज बनी रही। तो इसको नोट कर लेंगे, क्या पता यहीं से प्रश्न पूछ दे कि यह किस किताब या किस पुस्तक के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है। आल्हा का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत अधिक है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आला खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के छत्री थे। इन गीतों का एक संग्रह आलखंड के नाम से छपा है। आलखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। तो यहाँ तक था जगनिक के आलखंड के बारे में। और अब आता है 7वां नंबर श्रीधर का। तो इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे दिया जाता है, तो पद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें क्या देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, श्रीधर और 1454 संवत 1454 में रणमल छंद नाम की रचना लिखी थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि आदिकाल के प्रकरण 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आदिकाल का प्रकरण 3 समाप्त हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आदिकाल के प्रकरण 4 यानी फुटकल रचनाओं के साथ। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आए। इसके अलावा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसके अलावा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।